ये कहानी है रिक की, जो 30 साल की उम्र में अपने एडवेंचरर बनने के सपने को पूरा करने निकला था। उसके अंदर की काबिलियत और जज्बे को पहचान कर पिछले 2 साल से दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर्स की टीम ने उसे अपने साथ ट्रेनिंग दी और फाइनली रिक सबसे लोएस्ट लेवल का एडवेंचरर बन गया। लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो चाहे तो एक ड्रैगन तक को एक मुक्के में खत्म कर दे। अब वो अपनी टीम के साथ मिलकर सबसे जरूरी मिशन पर काम करने के लिए तैयार था और अपने इसी मिशन को पूरा करने के लिए वो लोग कुछ खास मोतियों की तलाश में थे। और पहला मोती ढूंढने के बाद मेजेट ने दूसरे मोती की लोकेशन पता लगा ली थी, जो थी हेरोटोपिया, जो कोलिसियम्स और अपने ताकतवर योद्धास के लिए जाना जाता है। 400 साल पहले एक जमीन पर जो ज्यादातर रेगिस्तान से घिरी हुई थी, एक राजा था जिसका नाम था अलेक्जेंडर हेरोटोपिया। उसने वहाँ एक कोलिसियम बनवाया जहाँ ताकतवर योद्धा इकट्ठे होके एक दूसरे से लड़ सके। राजा खुद भी इन लड़ाइयों में हिस्सा लेता था और सालों तक लड़ते लड़ते वो कभी हारा नहीं था, बल्कि 10,000 जीतों के साथ बिना किसी हार के अमर विजेता बना। कोलिसियम की लोकप्रियता से हेरोटोपिया नाम का एक शानदार साम्राज्य उभर आया और आज राजा अलेक्जेंडर हेरोटोपिया हमेशा के लिए इस राज्य के स्थापक के रूप में याद किया जाता है। ब्रोसोन चाहता था कि काश वो अलेक्जेंडर के जीवित रहने के दौरान कम से कम एक बार उसके साथ मुकाबला कर पाता, और अगर ऐसा होता तो शायद पूरा साम्राज्य ही तबाह हो गया होता। हेरोटोपिया में योद्धा बनना काफी प्रसिद्ध पेशा है, पर अब जब ब्रोसोन यहाँ के बारे में और जानना चाहता है तो उसे लगता है कि अब उन्हें उस मोती की तलाश शुरू कर देनी चाहिए जिसके लिए वो यहाँ आए थे। सभी लोग इस बात से सहमत थे, इसलिए वो सब मिलकर इधर उधर तलाश करने में लग जाते हैं। लेकिन जब भी वो किसी से इस बारे में पूछने जाते तो लोग ब्रोसोन से डर के मारे भाग जाते और इसी वजह से वो कोई तरक्की नहीं कर पा रहे थे। इसलिए रिक सुझाव देता है कि शायद हमें टाउन हॉल जाना चाहिए, क्योंकि उसके मुताबिक शायद वहाँ उन्हें जरूरी जानकारी मिल सकती थी। पर जैसे ही वो टाउन हॉल के लिए निकलने लगते हैं तभी उनकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसे एक आदमी परेशान कर रहा था, जबकि वो उस आदमी से दूर रहना चाहती थी। रिक इस मामले में हिस्सा लेना चाहता था, पर तभी ब्रोसोन उसे रोक देता है और खुद उस आदमी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। और वही वो आदमी ब्रोसोन को लड़ाई की चुनौती देकर सबसे बड़ी गलती कर देता है। ब्रोसोन हमेशा अच्छी लड़ाई के लिए तैयार रहता था, जिसके बाद वो उस आदमी को एक गली में लेकर गया, जिसके 2 मिनट बाद ब्रोसोन उस आदमी के अधमरे शरीर के साथ वापिस आया। और अब ऐसी हालत होने के बाद वो आदमी पूरी तरह से बदल गया था। पूछताछ में वो आदमी अपना नाम गोल्ड बतलाता है और वो लड़की अपना नाम मिलितिया बतलाती है। जिसके बाद ब्रोसोन एक लाल मोती निकाल कर उनसे उस मोती के बारे में पूछता है, जिस पर गोल्ड कहता है कि उसने कुछ ऐसा पहले देखा जरूर था, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ देखा था। मिलितिया भी वो मोती पहचान तो जरूर लेती है, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे कहाँ देखा था। तभी साल की फाइटिंग टूर्नामेंट की परेड जोर शोर से निकलती है और मिलितिया और गोल्ड दोनों इस परेड को लेकर बहुत उत्साहित थे। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि किंग ऑफ फिस्ट टूर्नामेंट शुरू होने में अभी सिर्फ 2 महीने बचे थे। इस पर गोल्ड उन्हें समझाता है कि ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां सभी योद्धाओं के बीच चैलेंज होता है और ये इतना लोकप्रिय था कि हर साल 5 लाख से ज्यादा दर्शक इसे देखने आते हैं। इस परेड की अगुवाई किंग ऑफ फिस्ट के 5 बार के चैंपियन केरविन वोल्फ कर रहा था और वो अपनी शक्ति के लिए काफी मशहूर था, इसलिए यहाँ सब उसको चाहते थे। अपने आइडियल को परेड में देखते हुए मिलितिया और गोल्ड की नजर उसकी बेल्ट पर पड़ी और तभी उन्होंने देखा कि केरविन के चैंपियन बेल्ट में वही मोती था जिसके पीछे रिक और उसकी टीम लगी हुई थी। परेड खत्म होने के बाद केरविन उन्हीं फैंस को नमस्कार करके वापस जिम में आराम करने के लिए चला गया, जहां जिम का मालिक उसके पास आकर उन प्रमोशनल कामों के लिए उससे माफी मांगता है। पर केरविन समझता था कि टूर्नामेंट से पहले हाइप बनाना बहुत जरूरी है। उसके मुताबिक हमेशा बिना चुनौती जीतने से उसकी जिंदगी थोड़ी बेमजा हो गई थी और अब वो चाहता था कि कम से कम एक बार तो उसे कोई काबिल प्रतिद्वंदी मिले। तभी रिक और रिनेट अंदर आते हैं और केरविन तुरंत महसूस कर लेता है कि ये लोग बाकी योद्धाओं से बिल्कुल अलग है। जिम ओनर कहता है कि उनकी बिना इजाजत के अंदर आना एक बदतमीजी है, चाहे वो फैंस ही क्यों ना हो। रिक बिना इजाजत अंदर आने के लिए माफी मांगता है, पर साथ ही वो साफ कर देता है कि वो केरविन के फैंस बनकर नहीं आए थे। असल में वो लोग एक खास मोती की तलाश में हैं। रिनेट पूरी कहानी बताने ही वाली थी कि तभी ब्रोसोन वहां आ जाता है और सीधे पॉइंट पर आकर कहता है कि उसे केरविन की बेल्ट चाहिए। बताओ भाई, सीधा सीधा आकर कह दिया। मैनेजर सोचने लगता है कि ब्रोसोन और उसके लोग चोर हैं जो बेल्ट चुराना चाहते हैं, जिस पर ब्रोसोन कहता है कि वो बेल्ट चुराने नहीं आए हैं, उन्हें तो केवल बेल्ट में लगी वो मोती चाहिए जो उनकी टीम के एक पुराने सदस्य की थी और अब उन्हें उसकी बहुत जरूरत है। साथ ही वो वादा करता है कि वो इस बेल्ट के लिए एक उतना ही खूबसूरत नकली मोती बनवा देगा। ऑनर फिर भी ब्रोसोन को झूठा मानता है और जिम के लोगों से उन्हें बाहर निकालने को कहता है। निकालो इन्हें बाहर। पर केरविन उन्हें रोक देता है। बस
पर ब्रोसन की पूरी बात सुनने के बाद भी केरविन बेल्ट की मोती सीधा उन्हें नहीं दे सकता था, क्योंकि ये बेल्ट हेरोटोपिया का गर्व है। अगर ब्रोसन को ये बेल्ट चाहिए थी तो उसे टूर्नामेंट जीतना होगा, तभी वो इस बेल्ट को हासिल कर पाएगा। ब्रोसन को ये शर्त बिल्कुल ठीक लगी, इसलिए वो चुपचाप मुड़कर वहां से निकल जाता है, जिसके बाद सभी लोग बाहर चले जाते हैं और उनके निकलते ही ऑनर उन लोगों को बदतमीज कहता है। बदतमीज कहीं के। पर केरविन का कहना था कि अगर उन्होंने उन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की होती तो जिम के सभी लोग मर जाते। ये सुनकर ऑनर का पसीना छूट जाता है। उसे अंदाजा तो था कि वो लोग आम नहीं थे, पर वो इतने ताकतवर होंगे वो सोच भी नहीं सकता था। केरविन कहता है कि उस मेड रीनेट की चाल ढाल से वो अंदाजा लगा सकता है। इसी बीच बाहर ब्रोसन रिक और रीनेट से कहता है कि उन सबको टूर्नामेंट में लड़ने के लिए दाखिला लेना चाहिए, ताकि वो सही तरीके से बेल्ट जीत सके। टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए पहले ईस्ट और वेस्ट साइड पर पहला टेस्ट पास करना होगा, फिर उन सबका आपस में एक और मुकाबला होगा और तब जाकर वो टूर्नामेंट में विशेष रूप से शामिल हो सकते हैं। ब्रोसन कहता है कि वो ईस्टर्न गेट से अप्लाई करेगा, जबकि रिक और रीनेट वेस्टर्न गेट से अप्लाई करेंगे। इस तरह वो तीनों अलग अलग ब्रैकेट में होंगे। रिक और रीनेट को तो ये प्लान ठीक लगता है, पर वो ये पूछते हैं कि क्या ब्रोसन अकेले शहर में घूम लेगा, जिस पर ब्रोसन कहता है कि उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसने गोल्ड को गाइड बनाने के लिए तैयार कर लिया था। प्रारंभिक में दाखिला लेने के लिए रिक और रीनेट को पहले एक परीक्षा से गुजरना था, जो लगभग एडवेंचरर गिल्ड की प्रमोशन एग्जाम जैसा ही था। जैसे रिक अपने टेस्ट के लिए अरीना में पहुंचा है तो उसे बताया जाता है कि उसे अपनी शक्ति आजमाने के लिए एक मॉक बैटल लड़नी होगी, जिस पर रिक पूछता है कि क्या उसका विरोधी ताकतवर होगा। तो एग्जामिनर फॉर्म्स चेक करके उसे बताता है कि वो जिस लड़की से लड़ेगा वो अब तक सब मैचेस जीती है। तभी अचानक से दरवाजे जोर से खुलते हैं और एक जानी पहचानी आवाज अपना परिचय देती है। वो आवाज बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहती है कि उसकी रफ्तार के कारण लोग उसे द फ्लैश कहते हैं, इसलिए जो भी उसके सामने आएगा वो बचेगा नहीं। पर जैसे ही वो रिक को देखती है तो उसका पूरा आत्मविश्वास हिल जाता है। एंजेलिका पूछती है कि आखिर रिक यहाँ पर क्या कर रहा था, पर सामने से वो भी यही पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। रिक को थोड़ी टेंशन होती है कि कहीं एंजेलिका का भाई भी यहाँ ना हो, पर एंजेलिका उसे बताती है कि उसके सिबलिंग्स यहाँ नहीं आए थे, तो रिक को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एंजेलिका जानती थी कि रिक कितना ताकतवर है, इसलिए वो मानती थी कि उसका नसीब ही खराब था जो उसे रिक से लड़ना पड़ रहा था। वो जानती थी कि हारने से कोई नुकसान नहीं होगा, पर उसकी कभी ना हारने वाली स्ट्रीक खत्म हो जाएगी जो वो कभी नहीं चाहती थी। इसलिए वो सोचती है कि वो शुरू से ही पूरी शक्ति लगा देगी ताकि वो अपनी स्पीड से रिक को हैरान कर दे। पर जैसे ही वो हमला करने लगती है तो वो मुंह के बल गिर जाती है। उसे लगता है कि शायद वो घबराहट में फिसल गई थी, इसलिए वो दोबारा उठकर रिक पर तेजी से हमला करने लगती है, पर वो एक बार फिर से नीचे गिर गई। लेकिन अब तक वो समझ गई थी कि वो अपनी घबराहट की वजह से नहीं गिर रही, बल्कि रिक कुछ कर रहा था। तभी रिक नीचे गिरी एंजेलिका से पूछता है कि वो इसके नए स्किल के बारे में क्या सोचती है, जिसका वो पिछले कुछ महीनों से अभ्यास कर रहा था। असल में जब रिक को अपनी शक्ति का अंदाजा हुआ तो उसने सोच लिया था कि वो आसपास के लोगों को बिना चोट पहुंचाए लड़ना सीखेगा, इसीलिए उसने 8 सीक्रेट आर्ट्स ऑफ गोइंग इजी विकसित किए थे और अभी वो पहला आर्ट यूज कर रहा था, जिसमें लगातार लेग स्वीप्स करने होते थे। अब इसमें कोई खास डैमेज तो नहीं होता था, पर विरोधी के बार बार गिरने से उसकी हिम्मत टूट जाती थी। चाहे रिक सिर्फ पैर से लात मार रहा था, पर वो इतनी तेजी से कर रहा था कि एंजेलिका अपनी स्पीड के बावजूद भी उन्हें देख नहीं पा रही थी। ये करना इतना आसान नहीं था, पर एंजेलिका रिक से सब उम्मीद कर सकती थी, इसलिए वो सोचती थी कि रिक से दूर रहना ही बेहतर होगा भाई। पर जैसे ही वो पीछे जाती तो उसके पैर फिर से फिसल जाते, लेकिन वो अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। और ये देखकर रिक उसकी हिम्मत से प्रभावित होकर कहता है कि अब वो अपनी पूरी ताकत से लड़ेगा। पर जैसे ही वो ये कहता है एंजेलिका तुरंत ही गिव अप कर देती है, क्योंकि वो बेवकूफ नहीं थी। और ये सुनकर रिक थोड़ा निराश हो जाता है कि ये सब इतनी जल्दी खत्म हो गया, लेकिन उसकी जीत का मतलब ये था कि अब वो टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकता है। तभी एंजेलिका रिक से दोबारा पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है, और ये कहते ही वो रोने लग जाती है। ये देखकर रिक डर गया था कि रीनेट कहीं कुछ गलत ना समझ ले, इसलिए वो कहता है कि उन सभी को कहीं खाना खाने जाना चाहिए। जिसके बाद वो सब एक रेस्टोरेंट में गए, जहाँ उन्हें पता चला कि ये रेस्टोरेंट मिलितिया के माता पिता का है और उसने खुशी खुशी रिक और रीनेट को कुछ फ्री खाना दिलवा दिया। रिक ने उसका शुक्रिया अदा किया, शुक्रिया। और उनके जाने से पहले मिलितिया उनसे ब्रोसन के बारे में पूछती है, सुनो ब्रोसन कहाँ पर है? जिस पर रिक ने उसे बताया कि ब्रोसन ने शहर के ईस्टर्न साइड पर रजिस्ट्रेशन किया था, तो अभी उनकी मुलाकात होना काफी मुश्किल थी। पर तभी एंजेलिका एक बार फिर पूछती है कि आखिर रिक यहाँ पर आया क्यों है, जिस पर रिक ने उसे बताया कि वो टूर्नामेंट जीतने का सोच रहा है। ये सुनकर एंजेलिका हैरान थी कि वो इतना कैजुअली टूर्नामेंट जीतने की बात कैसे कर सकता है।
जिसके बाद रिक एंजेलिका से पूछता है कि आखिर वो क्यों यहाँ पर आई है, क्योंकि उसे लगता था कि एक नाइट अपनी तलवार को छोड़कर मुक्को से क्यों ही लड़ेगा। जिस पर एंजेलिका कहती है कि उसके अपने कारण है, और जब रिक उससे पूछता है कि क्या वो भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी, तो एंजेलिका इस पर हामी भरती है और इससे मोटिवेट होकर रिक भी अपना सब कुछ डाल देने का वादा करता है। पर इधर एंजेलिका को लग रहा था कि रिक अगले साल पार्ट लेगा, तो एंजेलिका ने रिक को समझाया कि टूर्नामेंट में लड़ने के लिए प्री क्वालिफायर्स के 40 मैच जीतने होंगे और अक्सर लोग हर महीने सिर्फ 10 मैचेस ही कर पाते थे और टूर्नामेंट शुरू होने में बस 1 हफ्ता बाकी है, तो 1 हफ्ते में 40 मैचेस कैसे जीतेगा वो। पर रिक का कहना था कि उसने पहले ही अगले 4 दिन के लिए हर रोज 10 मैचेस फिक्स करा दिए हैं। अगले दिन रिक अपने पहले विरोधी ग्रिड से लड़ने पहुंचा, जहां कोऑर्डिनेटर ने उसे चेतावनी दी कि ग्रिड के बारे में ये अफवाह है कि वो चीटिंग के लिए छुपा हुआ हथियार इस्तेमाल करता है। और जब एरिना में रिक अपने सामने ग्रिड को देखता है तो उसे वो बहुत अजीब लगता है, पर उसे कोई हथियार नहीं दिखाई देता, इसीलिए रिक बेफिक्र था। और मैच शुरू होते ही ग्रिड अपने जूते से एक इम्पैक्ट स्टोन निकालता है और इससे उसके मुक्के की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और जैसे ही वो रिक को मुक्का मारता है तो धूल का एक बादल उठता है, पर जैसे ही धूल बैठती तो सिर्फ ग्रिड के 2 नई कोहनी निकल आई थी, यानी वो खुद ही जख्मी हो गया था। इधर ग्रिड समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि आमतौर पर वो पत्थरों को तोड़ सकता था, पर आज रिक पर उसका कोई असर ही नहीं हुआ। इसके बाद रिक ने अपनी गोइंग इजी टेक्निक का इस्तेमाल करके बिना जानलेवा चोट पहुंचाए उसे गिरा दिया। ये देखकर सब हैरान थे और इस तरह रिक का पहला मैच खत्म हो गया। रिक और रिनेट बाद में एंजेलिका का एक मैच देखने के लिए पहुंचे, जहां एंजेलिका ने अपनी फुर्ती की मदद से अपने ओपोनेंट को जबरदस्त लात दे मारी, जिससे वो दीवार में जाकर लगा। और मैच के बाद रिक और रिनेट उसे बधाई देने के लिए गए, क्योंकि उसने 40 मैचेस पूरे कर लिए थे, मतलब वो टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर गई थी। और एंजेलिका के इस सफल प्रयास से रिक और मोटिवेट हो गया, पर एंजेलिका अभी भी समझ नहीं पाई थी कि आखिर रिक 4 दिन में 40 मैचेस कैसे लड़ पाएगा। और एंजेलिका का कहना था कि एक वेन्यू पर एक दिन में सिर्फ एक ही मैच खेल सकते हैं, जबकि पूरे शहर में 10 से ज्यादा वेन्यू थे, जिनमें से कई तो भाई 100 किलोमीटर तक दूर थे। इतना सफर करके टाइम पर पहुंचना नामुमकिन था, पर रिक उसे बीच में ही रोक देता है, क्योंकि उसे ग्रीन हिल वैल्यू पर अगला मैच खेलना था। जिस पर एंजेलिका चीख कर कहती है, क्या ग्रीन हिल? वो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है और घोड़ा गाड़ी से वहाँ पर टाइम पर पहुँचना मुश्किल था। पर रिक ने तो कभी गाड़ी लेने की बात करी ही नहीं, क्योंकि वो तो भाग कर जाने वाला था। एंजेलिका को ये सब पागलपन लग रहा था, पर रिक एक कदम लेते ही धूल का बादल छोड़कर गायब हो गया। तभी रिनेट एंजेलिका से पूछती है कि क्या वो रिक का अगला मैच देखने चलेगी, जिस पर एंजेलिका का कहना था कि चलूंगी तो जरूर, पर मैं रिक की स्पीड को मैच कैसे कर पाऊंगी। लेकिन रिनेट के लिए काम मुश्किल नहीं था। एंजेलिका को ये एहसास हो गया था कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, और उसके हाँ या ना कहने से पहले ही रिनेट ने उसे उठाकर छतों से कूदना शुरू कर दिया। एंजेलिका पूरे रास्ते चिल्लाती रही, पर रिनेट को रास्ते पर चलना बिल्कुल पसंद नहीं था। आखिर में एंजेलिका पहुंच तो गई थी, पर वो इतनी उल्टी कर रही थी कि वो मैच ही नहीं देख पाई। इधर रिक कहता है कि उसे इस मैच में अपने नॉन लेथल टेक्निक पहले से और अच्छी तरह इस्तेमाल करनी होगी, पर अभी के लिए उसे अगले वेन्यू पर पहुंचना था, और इसीलिए वो फिर से दौड़कर निकल गया। इधर एंजेलिका दोबारा छतों से उछलते कूदते हुए जाने से डर रही थी, पर रिनेट फिर से उसे उठाकर निकल गई। उधर रिक आसानी से शहर भर के मैचेस जीतता चला गया, और आखिर 4 दिन के बाद रिक अपने 40 मैचेस जीतकर टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर गया। और अब नेक्स्ट स्टेप था लीग फेस। इधर एंजेलिका खुश थी कि वो रिक के ब्रैकेट में नहीं है, इसीलिए उसे फिलहाल रिक से लड़ना नहीं पड़ेगा। तभी रिनेट उससे पूछती है कि क्या वो इस टूर्नामेंट को जीतना चाहती है, जिस पर एंजेलिका कहती है, हाँ क्यों नहीं, जीतने ही आई हूँ। पर अब जब रिक और ब्रोसोन दोनों ही पार्ट ले रहे थे तो उसकी जीत के चांसेस तो 0 थे। बाकी ब्रोसोन से वो कभी मिली नहीं थी, तो उसे पता ही नहीं था कि वो कितना ताकतवर है। पर रिनेट उसे बताती है कि वो रिक का उस्ताद है, जिसका मतलब था कि ब्रोसोन और भी ज्यादा खतरनाक है। इस हालत में उसका जीतना तो नामुमकिन था, पर एंजेलिका के लिए शायद टूर्नामेंट में हिस्सा लेना भी किसी काम आएगा। शायद वो जिस आदमी से छुटकारा चाहती थी वो हो जाए। ये सुनते ही रिनेट उससे पूछती है कि वो किसके बारे में बात कर रही है, पर एंजेलिका तुरंत ही बात पलटते हुए उससे पूछती है कि रिक कहाँ गया, जिस पर रिनेट उसे बताती है कि रिक 600 किलोमीटर की हल्की पुल्की जॉगिंग पर गया है। पर अब एंजेलिका को रिक की अजीब हरकतों पर कोई हैरानी नहीं हो रही थी, इसीलिए वो पूछती है कि रिनेट कैसे रिक के साथ हमेशा रह लेती है, जिस पर रिनेट कहती है कि उसे कभी भी दिक्कत नहीं हुई, बल्कि उसे तो मजा आता है। पर एंजेलिका का कहना था कि लोग सोचेंगे कि तुम दोनों लवर्स हो, पर रिनेट को इससे कोई एतराज नहीं था, क्योंकि वो वैसे भी रिक को पसंद करती है। तभी एक आदमी आकर उन दोनों से रिक्वेस्ट करता है। इधर एंजेलिका सोचती है कि वो उन पर लाइन मार रहा है, पर असल में उसे अपनी दुकान पर पार्ट टाइम वर्कर्स चाहिए थे, क्योंकि उसकी दुकान पर स्टाफ कम था।
कुछ देर बाद जब रिक जॉगिंग से लौटा तो स्नेप नाम का एक आदमी जो वेस्ट लीग का चेयरमैन भी था उससे मिलने पहुंचा। रिक पूछता है कि स्नेप उसे कैसे जानता है, जिस पर स्नेप कहता है कि रिक वेस्ट लीग में सबसे तेज क्वालिफाई करने वाले आदमी के रूप में मशहूर हो गया है। और उसी समय स्नेप का गार्ड बाहर आकर कहता है कि एंजेलिका यहाँ नहीं है। और ये बात सुनकर स्नेप काफी उदास हो गया। ये देखकर रिक पूछता है कि क्या तुम एंजेलिका को जानते हो, इस पर स्नेप उसे बताता है कि वो एंजेलिका और उसके परिवार से अच्छा परिचय रखता है। जिसके बाद रिक ने स्नेप से पूछा कि तुमने लड़ना कब छोड़ा, और ये सुनकर स्नेप काफी हैरान हुआ कि आखिर रिक को कैसे पता चला। जिस पर रिक ने उसे बताया कि जब उन्होंने हाथ मिलाया तो उसे तुरंत ही पता चल गया था कि ये हाथ एक ट्रेंड योद्धा के हैं। ये सुनकर स्नेप स्वीकार करता है कि वो एक समय पर छोटे टूर्नामेंट का विजेता रहा था जहां उसे सबसे ज्यादा उत्साह मिलता था, पर वो 20 साल पहले की बात थी। लेकिन अब वो रिटायर हो चुका था और इस साल वो अपनी कंपनी के एक योद्धा को टूर्नामेंट में भेज रहा था। जाते जाते स्नेप रिक से कहता है कि वो एंजेलिका को बता दे कि वो उसे ढूंढ रहा है और वो अपनी सेहत का ध्यान रखे। स्नेप के जाने के बाद रिक अंदर आता है और मिलितिया उससे पूछती है कि क्या सब ठीक है। उसने स्नेप को रिक से बात करते हुए देखा था और इसीलिए वो रिक को सावधान करती है कि स्नेप देखने में शरीफ जरूर लगता है, पर अफवाह थी कि वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। ये सुनकर रिक हैरान था क्योंकि स्नेप एंजेलिका के परिवार से जुड़ा हुआ है और अब स्नेप की कंपनी टूर्नामेंट की मेन स्पॉन्सर थी, इसीलिए उसे एक योद्धा बिना क्वालिफिकेशन के भेजने की छूट मिली हुई थी। तभी रिक सुनता है कि कुछ आदमी बार में बात कर रहे हैं, बाहर कितनी खूबसूरत बनी लड़कियां खड़ी हैं। और जैसे ही वो डार्क एल्फ बनी गर्ल का जिक्र करते हैं, रिक तुरंत समझ जाता है कि वो रीनेट की बात कर रहे हैं। बस इसीलिए वो तुरंत उस तरफ को भागता है। उधर वेस्ट लीग स्टेडियम के सामने एंजेलिका और रीनेट एडवर्टाइजिंग बनी गर्ल्स के रूप में काम कर रही थी, पर वो ये काम अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी। असल में वो उस आदमी को ना नहीं कर पाई थी और रीनेट सिर्फ इसलिए वो कर रही थी क्योंकि एंजेलिका ने हाँ कर दी थी। ये काम ठीक तो था, पर कुछ शराबी बदतमीज उन्हें परेशान कर रहे थे। ठीक है। पर जैसे ही एक आदमी एंजेलिका के सीने को छूने की कोशिश करता है, तभी एंजेलिका ने उसे पीट दिया। और जब वो उस आदमी को पीट रही थी तभी रिक भी वहां पहुंच गया और वो एंजेलिका को बनी ड्रेस में देखकर हैरान हो गया था। ये देखकर एंजेलिका शर्मिंदा होकर कहती है कि वो बस मदद कर रही थी, पर रिक का पूरा ध्यान सिर्फ रीनेट पर था और उन दोनों के बीच एंजेलिका खड़ी थी। उधर कैरविन का कोच न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जहां उसने ब्रॉसॉन के बारे में पढ़ा जिसने 2 दिन में ही सारे मैचेस क्वालिफाई कर लिए थे। और इधर रिक और ब्रॉसॉन के बारे में जानकर कैरविन इस साल की लड़ाई के लिए बहुत उत्साहित था। और ये सब देखकर कोच को याद आता है जब वो टैलेंट ढूंढने के लिए एक खस्ता शहर में गया था जहां उसने कैरविन को एक गैंग को धूल चटाते हुए देखा था। उस वक्त पर कैरविन को स्लम का भूखा भेड़िया कहा जाता था। और उसकी काबिलियत को ही देखकर कोच ने उसे हेरोटोपिया आने का ऑफर दिया था जहां वो अपनी शक्तियों से सब हासिल कर सकता था और जिसके लिए कैरविन ने तुरंत हाँ कर दी थी। और अब 6 साल हो गए थे, पर कैरविन के चेहरे पर अब भी वही उत्साह था। अगले दिन लीग शुरू होने वाले थे जहां हर ब्लॉक से सिर्फ एक ही फाइटर फाइनल टूर्नामेंट में जा सकता था, तो इसमें कांटे की टक्कर होने वाली थी। ब्लॉक ए की पहली लड़ाई एंजेलिका और हेलन के बीच में थी, जिसमें एंजेलिका हर बार की तरह ज्यादा कोशिश कर रही थी और अंत में वो जीत भी गई। ये पर तब तक वो बहुत ज्यादा थक गई थी। अब अगला मैच रिक का था जहां उसके विरोधी ने अपने स्पेशल मूव का इस्तेमाल किया, पर रिक ने उसके गले पर हल्का सा चॉप करके उसे नीचे गिरा दिया। बाकी मैचेस भी कुछ ऐसे ही खत्म हुए। जहां एंजेलिका ने मुश्किल से अपने मैच जीते थे, वहीं रिक सबको आसानी से हराते हुए आगे बढ़ गया। अब तक एंजेलिका लगातार जीत रही थी, पर अगर उसे टूर्नामेंट में आना था तो वो एक भी मैच हार नहीं सकती और इसीलिए रिक उसे मोटिवेट कर रहा था। पर जैसे ही वो उसे अगले मैच के लिए टिप देने जाता है तो एंजेलिका उसकी बात सुनने से पहले ही चली जाती है। और अब एंजेलिका का अगला मैच टैंक से था जो एंजेलिका के हमलों को आसानी से झेल रहा था और इसीलिए एंजेलिका उस पर वाटर प्रिजन और बिजली से हमला करती है, पर वो आदमी फिर भी वहीं खड़ा रहा। इसके बाद वो एंजेलिका को परेशान करने के लिए उससे पूछता है, क्या हुआ मैडम, थक गई क्या? जिसके तुरंत बाद एंजेलिका ब्लिंक स्टेप से उस पर हमला करने जाती है, पर तब तक उसका स्टेमिना खत्म हो गया था, जिसके चलते वो बेहोश हो गई। मैच के बाद एक डॉक्टर ने अपने हीलिंग मैजिक की मदद से एंजेलिका को बिल्कुल पहले जैसा कर दिया। जहां से निकलने के बाद रिक ने उसे कहा कि वो लड़ाई में बहुत जल्दबाजी कर रही है और ये सच था कि उसका विरोधी ताकतवर जरूर था, पर अगर वो स्ट्रेटेजी बदलती तो शायद वो जीत सकती थी। लेकिन एंजेलिका ये सब सुनना नहीं चाहती थी और रिक उसका पीछा करता रहा क्योंकि वो जानना चाहता था कि एंजेलिका इतनी परेशान क्यों है।
और आखिरकार एंजेलिका इस बात को मान ही लेती है, जिसके बाद उसने अपनी कहानी सुनाई। असल में उसके माता पिता की मृत्यु के बाद उसके और उसके भाइयों के ऊपर डायर म्यूट स्टेट की जिम्मेदारी आ गई थी और उस समय वो सभी काफी छोटे थे और जल्द ही उन्हें पैसों की भी तंगी होने लगी थी। इसलिए उनके दादा ने स्नेप से एक डील करी जिसमें उन्होंने पैसों के बदले एंजेलिका और स्नेप की सगाई करा दी। जिसके बाद एंजेलिका और उसके भाइयों ने इस सगाई को तोड़ने के लिए बहुत कोशिश करी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और जब एंजेलिका ने स्नेप के बारे में जानकारी निकाली तो उसे पता चला कि स्नेप अब इस टूर्नामेंट का स्पॉन्सर बन गया है। तभी उन्हें पास के एक बार से शोर सुनाई दिया और जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जिस आदमी ने एंजेलिका को हराया था वो एक लिजर्ड जैसे दिखने वाले आदमी से वेट्रेस को छोड़ने के लिए बहस कर रहा था, पर वो लिजर्ड इसके लिए तैयार नहीं था। इसलिए टैंक ने उस पर हमला करने की कोशिश करी, पर लिजर्ड ने टैंक के हमले को रोकते हुए उस पर ही उल्टा हमला कर दिया। जिसके बाद वो वापस से उस वेट्रेस को परेशान करने लग गया और ये देखते ही एंजेलिका उसे रोकने के लिए बीच में कूद गई, पर वो जानती थी कि वो गई जैसे शक्तिशाली विरोधी को नहीं हरा सकती थी। और इधर गई इस बात पर और गुस्सा हो गया था कि कोई उससे कमजोर इंसान उसे रोकने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए वो एंजेलिका पर हमला करने लगता है। पर तभी रिक ने बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लिया और गई के लड़ाई शुरू करने से पहले ही स्नेप भी वहां पर पहुंच गया और उसने सभी से माफी मांगते हुए गई को शांत होने को कहा। असल में गई स्नेप का छोटा भाई था जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, पर स्नेप के कहने पर उसका गुस्सा उतना ही जल्दी शांत भी हो जाता था। स्नेप के जाने के बाद एंजेलिका ने बताया कि असल में स्नेप ने सगाई वाली डील में काफी पैसा लगाया था और इसीलिए अब वो टूर्नामेंट की बैटिंग से पैसा कमाने के लिए अपना खुद का योद्धा उतारने वाला था ताकि वो इसके नतीजे को फिक्स कर सके। इसलिए एंजेलिका ने सोचा कि वो उस योद्धा को हरा के स्नेप के प्लान को बिगाड़ देगी ताकि वो सगाई तोड़ने पर मजबूर हो जाए। रिक सोचकर कहता है, तो क्या मैं तुम्हें ट्रेन करूं? ये सुनकर एंजेलिका को डर तो लगा क्योंकि वो जानती थी कि रिक की ट्रेनिंग मतलब मौत के बराबर, पर वो इसके बावजूद भी तैयार हो गई। जिसके बाद रिक 100 किलो का वेट उसके ऊपर बांध देता है और कहता है कि मेरे साथ साथ रहना वरना तुम मर जाओगी। जिस पर एंजेलिका पूछती है ये कैसी ट्रेनिंग है, पर रिक उसे कुछ नहीं बताता और वो रस्सी से एंजेलिका को बांधकर तेज दौड़ना शुरू कर देता है। असल में ये बेबी बर्ड रनिंग थी जिसमें तुम्हारे पास तेज चलने के अलावा और कोई चारा नहीं था, वरना वो 100% मारी जाएगी। जिस पर रिक उसे बताता है कि एंजेलिका की एक्सेलरेशन काफी अच्छी है पर उसकी मूवमेंट स्टेबल नहीं थी। थोड़ी देर बाद एंजेलिका को ब्रेक चाहिए था, पर तभी रिक ने उसे बताया कि अभी उसे 6 घंटे और दौड़ना है, 6 घंटे और आखिरकार 6 घंटे बाद एंजेलिका जिंदा तो थी पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। जिस पर रिक ने उसे बताया कि जब वो खुद ये ट्रेनिंग रीनेट के साथ कर रहा था तो वो सीधा बेहोश हो गया था जिसमें वो 3 बार मरा था। लेकिन एंजेलिका ने फर्स्ट सेशन पार कर लिया था, पर अभी सिर्फ मॉर्निंग सेशन खत्म हुआ था और 1 घंटे के ब्रेक के बाद आफ्टरनून सेशन होगा। एंजेलिका ये सुनकर पूरी तरह से डर गई थी। 5 दिन की इस नर्क जैसी ट्रेनिंग के बाद एंजेलिका निक से भागकर एक सुनसान जगह पर आ गई और वो सोच रही थी कि मैं चुपचाप यहाँ से कहीं दूर चली जाती हूँ। पर अभी सिर्फ 15 मिनट ही हुए थे कि रिक उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच गया और ये देखकर एंजेलिका हैरान थी कि उसने उसे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया। और अब उसे लग रहा था कि अब रिक उसे डांटेगा, पर वो डांटने नहीं आया था। इसकी बजाय वो कहता है कि वो समझ सकता है कि भागना क्या होता है क्योंकि वो खुद भी ट्रेनिंग से भाग चुका था और वो हजारों बार मरा था। पर ब्रोसोन हमेशा उससे कहता था कि अगर तुम अब छोड़ दोगे तो हमेशा पछताओगे और बस यही सोचकर रिक कभी भी परमानेंट क्विट नहीं कर सका। इसके बाद एंजेलिका उसे बताती है कि उसे नोबल फैमिली के रिवाज बिल्कुल पसंद नहीं थे और उसे कभी समझ नहीं आया कि क्यों एक मील के लिए 3 स्पून चाहिए थे। वो नोबल बनकर नहीं बल्कि पहली फीमेल स्पेशल ग्रेड नाइट बनकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती थी। ये सुनकर रिक काफी खुश हुआ, लेकिन वो एंजेलिका को वापस ट्रेनिंग पर ले गया और अब वो एंजेलिका को एक ऐसी टेक्निक सिखाना चाहता था जिससे उसके हाथ तलवार जितने तेज हो जाए। एंजेलिका ये सुनकर हैरान थी, पर रिक उसे बताता है कि उसे ये टेक्निक रीनेट ने सिखाई। अब कुछ समय बाद एंजेलिका का नेक्स्ट मैच हुआ जहां ट्रेनिंग के बाद वो काफी थकी हुई थी और वहीं उसका विरोधी काफी हट्टा कट्टा आदमी था, पर अब वो पहले की तरह जल्दबाजी नहीं करने वाली थी और इस बार उसने एक ही जोर का वार किया जिससे उसका विरोधी नीचे गिर गया और वो मैच जीत गई। पर उसे काबू में रखना काफी मुश्किल था और मैच के बाद एंजेलिका परेशान थी कि उसे याद नहीं था कि आखिर उसने क्या किया। पर रिक उसे शांत रहने को कहता है, शांत शांत, क्योंकि वो मैच जीत गई थी। और इतने में गोल्ड वहां पर आकर ब्रोसोन की वापसी का ऐलान करता है, जिसके बाद सब बैठकर खाना खाते हैं।
जहां मेजर्ड पूछता है कि ब्रोसोन का क्या चल रहा है, जिस पर ब्रोसोन ने बताया कि वो और रिक टूर्नामेंट जीतकर बेल्ट से मोती निकालना चाहते हैं। अब ये सुनकर एलिस कहती है कि वो भी टूर्नामेंट में आना चाहती है, पर रिक जानता है कि वो पूरा साम्राज्य ही तबाह कर देगी। तभी ब्रोसोन एंजेलिका से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली हो, जिस पर वो हामी भरती है और साथ ही वो बताती है कि रिक और रिनेट ने उसे मरने की हद तक ट्रेनिंग दी थी। आखिरकार टूर्नामेंट का दिन आ ही गया था और मैच पेयरिंग भी हो चुकी थी। इधर रिक ये देखकर खुश था कि उसे जल्दी ब्रोसोन से नहीं लड़ना पड़ेगा, पर तभी एंजेलिका कहती है कि मैच ब्रैकेट गई के फायदे के लिए बनाए गए थे ताकि गई को ब्रोसोन या केरविन के फाइनल से पहले लड़ना ना पड़े, और स्नेप ऐसा इसलिए चाहता था ताकि वो गई पर बैटिंग का दाव लगाकर पैसे कमा सके, और वहीं एंजेलिका गई से जल्दी लड़कर उसका प्लान बिगाड़ना चाहती थी। पर गई ये सब फालतू बातें सुनकर बोर हो रहा था। और वहीं रिक और ब्रोसोन की मुलाकात रास्ते में केरविन से हुई, जो उन्हें क्वालिफाई करने पर बधाई देता है। बधाई हो, तुम क्वालिफाई हो गए। इस पर ब्रोसोन उसे याद दिलाता है कि वो उसकी बेल्ट ले लेगा। पर इधर केरविन खुश था क्योंकि उसे बहुत समय के बाद एक अच्छी लड़ाई करने को मिलने वाली थी, और ये सुनकर कोच को याद आता है कि कैसे उसने केरविन को सिलेक्ट किया था जब उसका जिम भी कुछ खास मशहूर नहीं हुआ करता था। और अपनी पहली फाइट हारने के बाद से केरविन ने ट्रेनिंग से चैंपियन बनने तक का रास्ता तय किया था, और अब वो 6 साल से लगातार चैंपियन था और आज भी उसमें वही उत्साह था। पहला मैच गई और हरमन का था, पर गई अभी भी बोर हो रहा था, और ये देखकर हरमन को काफी बुरा लगता है और वो जोर से एक मुक्का मारता है, पर गई को उसके मुक्के का कोई असर नहीं होता। लेकिन इस मुक्के की वजह से गई चिढ़ जरूर गया था और वो हरमन पर मुक्का मारने का फैसला करता है, पर इस बार वो गलती से जमीन पर मुक्का मार देता है, जिसके बाद पूरे ग्राउंड में धूल के बादल बिखर जाते हैं, और इन्हीं के चलते गई गलती से हरमन को बाहर फेंक देता है। ये सब देखकर वहाँ के लोग गई को अनबीटेबल समझने लगते हैं, पर इधर रिक को लगता है कि गई काफी अजीब है। असल में वो बहुत शक्तिशाली तो जरूर था, पर उसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी। अगले कुछ मैचेस ऐसे ही चलते रहे, जिनमें एंजेलिका, रिक, ब्रोसोन अपने अपने सभी मैचेस जीत गए, और अब दिन का आखिरी मैच केरविन का था। और मैच शुरू होते ही जैसे ही उसका विरोधी हमला करने वाला था कि तभी केरविन ने उसे गिरा दिया, मानो जैसे केरविन को उसके मूव के बारे में पहले से ही मालूम हो। असल में केरविन ने खुद को इतना ट्रेन किया था कि वो अपने विरोधी के अगले मूव को पहचान लेता था, फिर भी वो ड्रामे के लिए थोड़ी बहुत मार खा लेता है और अंत में अपने एक ही मुक्के से वो मैच खत्म कर देता है। अगले दिन सेमीफाइनल्स थे, जहां एंजेलिका का सामना गई से होने वाला था। तभी स्नेप रिक के पास आता है और कहता है कि वो अपनी स्पॉन्सर सीट छोड़कर यहाँ उसके साथ बैठना चाहता है, क्योंकि उसका भाई और उसकी होने वाली दुल्हन एंजेलिका लड़ने वाले थे। बस इसीलिए वो ये मैच नजदीक से देखना चाहता था। अपने मैच से पहले एंजेलिका की मुलाकात गई से कॉरिडोर में होती है, जहां वो उसे याद दिलाती है कि वो अब उसकी विरोधी है। पर पहले तो गई उसे पहचान ही नहीं पाता, पर अगले ही सेकंड उसे याद आता है कि वो स्नेप की होने वाली दुल्हन है, और स्नेप ने उसे पहले ही बोला था कि वो एंजेलिका को ज्यादा चोट ना पहुंचाए, जिसके जवाब में एंजेलिका बोलती है कि वो आज उसे अपनी मेहनत का असली परिणाम दिखाएगी। जिस पर गई हंसकर कहता है कि तुम्हारी सारी कोशिश बेकार है, क्योंकि टैलेंट के सामने मेहनत का कोई फायदा नहीं था। थोड़ी देर बाद मैच शुरू होते ही एंजेलिका ने गई पर हमला करना शुरू कर दिया, पर उसकी किक्स गई के आर्मर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते, इसलिए वो अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करने का फैसला करती है। जिसके बाद वो थ्रेड स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जो रीनेट ने उसे सिखाई थी, और अपनी इस टेक्निक से वो गई के आर्मर पर एक कट मारने में कामयाब हो गई, जिसका मतलब था कि वो अभी भी जीत सकती है। पर ये देखकर स्नेप हैरान था, क्योंकि गई का आर्मर आज तक तलवार से भी नहीं कटा था। जिस पर रिक कहता है कि वो एंजेलिका को कम समझने की गलती बिल्कुल न करे। ये टेक्निक एंजेलिका ने बहुत मेहनत से सीखी थी। पहले तो उसे यकीन नहीं था कि वो कभी इसे सीख भी पाएगी, पर रिक और रिनेट के हौसला देने पर उसने ट्रेनिंग में पूरी जान लगा दी थी, और अब वो गई को चोट पहुंचाने लगी थी, पर उसके लिए जीतना अभी भी मुश्किल था। इसके बाद गई फिर से धूल उठाकर एंजेलिका को सरप्राइज करने की कोशिश करता है, पर वो बच जाती है। जिसके बाद वो लगातार गई को स्लैश करती है, और उधर स्नेप परेशान था, क्योंकि वो जानता था कि अब गई क्या करेगा। तभी गई डस्ट क्लाउड के पीछे से हमला करके एंजेलिका को दीवार से टकरा देता है, और अब वो खुद को थोड़ा सा भी नहीं रोकने वाला था। इसके बाद एंजेलिका अपनी फीट टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, पर गई इतना तेज था कि वो एंजेलिका के स्पेशल स्टेप्स की ही नकल करके उसे और जोर से मारता है। उधर स्नेप बताता है कि गई पैदाइशी योद्धा है। असल में गई स्नेप का सौतेला भाई था, जिसे वो पहली बार तब मिला था जब वो खुद भी एक फाइटर था, और उस वक्त गई सिर्फ 8 साल का था।
और एक मामूली से मैच के दौरान गई ने उसे इतना पीटा कि उसने फाइटिंग से ही संन्यास ले लिया था। वैसे ये तो है। और साथ ही उसने बताया कि उसने कभी मैच फिक्स नहीं किया था। असल में वो बस गई पर पैसा लगाता है क्योंकि उसे भरोसा है कि वही जीतेगा। अब गई सिर्फ एंजेलिका को मारकर मजे ले रहा था, उसे ये सब बेकार लग रहा था। तभी वो एंजेलिका से पूछता है कि क्या अब उसे समझ आया कि वो कितनी निकम्मी है। पर एंजेलिका हार मानने को तैयार नहीं थी और वो अपनी कमजोर हालत में भी उसे मुक्का मारने की कोशिश करती है। पर उसकी इस हरकत ने गई को और गुस्सा दिला दिया और अब गई रूल्स को तोड़कर एंजेलिका को जान से मारना चाहता था। तभी रिक चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, रुक जाओ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। पर गई का उसके ऊपर कोई असर नहीं था। लेकिन ऐन वक्त पर एक जूता उड़कर आता है जिसके चलते गई का हमला मिस हो जाता है। असल में वो जूता रिक का था। आमतौर पर रिक गुस्सा नहीं होता था, पर आज वो गुस्से से भरा हुआ था और मैच के बाद बैक स्टेज में गई रिक पर चिल्लाता है, तूने ये क्या किया। और अब गई बदला लेना चाहता था, पर जैसे ही वो रिक को लात मारता है उसी पल रिक उसके पीछे खड़ा होकर अपना जूता पहन रहा होता है। जिसके बाद रिक कहता है कि मैं तुमसे बदला लूंगा, पर अभी नहीं, टूर्नामेंट में। और टूर्नामेंट में तुम्हें सबके सामने हराऊंगा ताकि तुम सबके सामने बेइज्जत हो। अपने अगले मैच में रिक गुस्से में अपने विरोधी को बिना ध्यान के बजा देता है, पर वो जीत जाता है। जिसके बाद वो एंजेलिका को देखने जाता है, जहां नर्स कहती है कि एंजेलिका की जिंदगी खतरे में नहीं है, पर उसके इलाज को टाइम लगेगा। ये सुनकर रिक खुश था कि वो ठीक हो जाएगी, पर उसे दुख इस चीज का था कि उसने इतनी मेहनत की और वो फिर भी हार गई। दूसरी तरफ ब्रोसन और कैरविन भी जीत गए थे और फाइनलिस्ट अब तय हो गए थे। अगले दिन रिक को कॉरिडोर में एंजेलिका मिली, जो पहले से बेहतर थी क्योंकि ब्रोसन ने उसे खुद ठीक किया था। पर रिक ने उसे ज्यादा स्ट्रेस ना लेने को कहा। देखो, ज्यादा स्ट्रेस मतलब सब ठीक हो जाएगा। रिक बीते हुए कल का जिक्र नहीं करना चाहता था और इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। पर तभी एंजेलिका बोल पड़ती है और वो उससे माफी मांगती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई क्योंकि रिक ने इतनी मेहनत करके उसे ट्रेनिंग दी थी, जबकि उसे खुद इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला था। इसके बावजूद भी वो अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई थी और अब उसे लग रहा था कि शायद वो एक फाइटर बनने के लायक ही नहीं है। और अगर गलती किसी की है तो वो रिक की थी, क्योंकि वो गई की असली शक्ति का अंदाजा सही से नहीं लगा पाया था। इसके चलते वो एंजेलिका को ठीक से तैयार ही नहीं कर पाया और अब वो चाहता था कि एंजेलिका ध्यान से उसका और गई का मैच देखे ताकि वो उसे दिखाए कि मेहनत से क्या हासिल किया जा सकता है। अब रिक के मैच का टाइम हो गया था और वो गई के सामने खड़ा था। तो क्या रिक की मेहनत गई के टैलेंट का मुकाबला कर पाएगी? जानने के लिए देखना होगा अगला एपिसोड, जो कि कल ही आएगा। और हाँ, पक्का कल ही आएगा।